अजिया से मिलने गई। कहने लगी, बिटिया तो जहाज का पंछी होत हैं, समय पाकर अपने घर उड़ जाई हैं। कुल कैसे बाढ़ है, कौनुआ बेटवा होत तो गनीमत होत। बिट्टी के बापू अकेले पड़ गए, हम कब तक जियब, कौन सरोज का ब्याह हुई। अजिया की व्यथा मन को बोझिल कर गई। फिर परीक्षा के दिन आ गए, सभी पढ़ाई में जुट गए। जीवन के एक अध्याय के खत्म होने के दिन आए। स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, पिकनिक का प्रोग्राम था। गंगा तट पर सरसैया घाट से नाव किराए पर ली गई। नाश्ते का सामान रखा गया। सभी लड़कियां चिड़ियों जैसी चहचहा रही थीं। नाव लहरों पर खेलती हुई आगे बढ़ रही थी और भविष्य के प्रगाढ़ अंत स्थल में यथार्थ के कठोर सत्य से अनभिज्ञ 10th क्लास की किशोर भावुक छात्राएं गा रही थीं। आई बहार आई, आज बहार आई, चले पवन की चाल आदि। उन दिनों पंकज मलिक के गानों की खूब धूम थी। सब कुछ भुला देने वाला दिन आखिर आ ही गया। अस्त होते सूरज के साथ जीवन के एक अध्याय का पटाक्षेप हुआ। विदाई की बेला थी। आंसू भरी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। सब एक दूसरे से गले मिलकर लिपटकर रो रही थी। वायदे किए जा रहे थे, कच्ची उम्र के सपनीले कच्चे वायदे, जब ये भी नहीं पता था कि कौन कहाँ जाएगा। दिन रात पंख लगाकर उड़ गए। मार्च की बोर्ड परीक्षा के बाद तो सभी चिड़िया आंगन से फुर्र हो गईं। सरोज से बिछुड़ने का एहसास बड़ा तीव्र था, जैसे कुछ खो गया हो। फिर कुछ समय तक चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा। सरोज ने लिखा, हम अपनी अम्मा पसंद करने जा रहे हैं। बापू ने हमसे कह दिया है, तुम हमारे लिए पत्नी नहीं, अपने लिए अम्मा पसंद करके आना। सरोज के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वंश का दीपक तो चाहिए ही था। कुछ दिनों बाद सरोज की भी शादी हो गई। वह अपने नए परिवेश में चली गई। सुदूर दक्षिण में नासिक शहर के एक समृद्ध घराने में बीड़ी के व्यापारियों के यहाँ उसका रिश्ता हुआ। तभी बड़े भाई की शादी हुई। भाभी सुंदर सुशील थी, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। भावनात्मक लगाव नहीं हो सका। तब तक ये भी पता नहीं था कि पति पत्नी के संबंध कैसे होते हैं। अभी तक तो घर में न माँ, न ही कोई बड़ी बहन, न भाभी आदि थी। सभी भाई ही थे। उन दिनों सिनेमा वगैरह देखने का भी रिवाज नहीं था। केवल 2-4 पिक्चर ही देखी थी, वह भी राम राज्य, सती अनसुईया जैसी। इसलिए सांसारिक संबंधों के बारे में जानकारी बहुत ही कम थी। भाभी जी के आने से काम में आराम मिला, लेकिन भाई ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। कहने लगे, अब तो शादी हो जानी चाहिए, अपने घर जाए, वहां जब तक मन हो पढ़े। ऑफिस के किसी आदमी ने एक लड़के का पता भी दिया था। बाप हेडमास्टर था। मैं तो सुनकर ही सकते में आ गई। छत पर जाकर खूब रोई। सोचती रही, बड़े भाई अपनी जिम्मेदारी खत्म करना चाहते हैं। मैंने एक प्लान बनाया कि वे लोग देखने आएंगे तो नीचे ही नहीं जाऊंगी, ऊपर छत पर ही बैठी रहूंगी और देखती रहूंगी। जैसे ही वो लोग घर के नीचे पहुंचेंगे, ऊपर से कूड़े की बाल्टी उलट दूंगी। अपशगुन हो जाएगा, बिना देखे ही चले जाएंगे। खैर, शाम को पिता पुत्र आए, बड़ी देर तक। जब मैं नीचे नहीं आई तो वे लोग ऊपर छत पर ही आ गए। हमारा घर टिफिन के डिब्बे की तरह था, एक फ्लोर पर एक कमरा। जब वे लोग छत पर आए, मैं चारपाई के हत्थे को पकड़कर रो रही थी। लड़के के पिता ने देखा मैं इतना रो रही हूं तो पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो, क्या पढ़ना चाहती हो? मैं रूंधे कंठ से बोली, कुछ भी हो, अभी शादी नहीं करनी है, अभी और पढ़ूंगी। कहकर फिर आंसू बह चले। उन्होंने ये हाल देखा तो भाई जी से बोले,
लड़की का जब पढ़ने का इतना मन है तब जरूर पढ़ाइए। बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता देखकर उनके ऊपर कूड़े की बाल्टी फेंकने के प्लान पर लज्जा आने लगी। कैसे इतना ओछा विचार मेरे मन में आया। चलो, ये मामला तो टला। अब प्रश्न था भाई जी को कैसे मनाया जाए कि वे इंटर में एडमिशन दिला दें। डरते डरते भाई जी से पूछा। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि पढ़ाई का खर्च कहाँ से आएगा। छोटे भाइयों का पढ़ने में मन नहीं लगता था, किंतु वे लड़के थे, उन्हें तो पढ़ाना ही था। एक टीचर रखे गए भाइयों को पढ़ाने के लिए। गुरुजी बड़े अच्छे थे। सफेद बालों से ढका सिर, गौरवर्ण, मधुर भाषी, किंतु पढ़ाई और अनुशासन के मामले में बहुत सख्त। वे छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए आते तो मैं भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ जाती। ध्यानपूर्वक उनकी बातें, पढ़ाई, लेसन सुनती और गुनती रहती। कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आती तो अपनी समस्या भी रख देती। गुरुजी बड़े प्रेम से समझाते। आजकल के टीचर्स की तरह नजर घड़ी पर ही नहीं टिकाए रखते थे। बचपन से ही पढ़ने के लिए मेरे मन में बड़ी ललक थी। एक दिन मेरी परेशानी देखकर गुरुजी ने पूछ ही लिया। क्या बात है? मैंने उन्हें बता ही दिया। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, किंतु कानपुर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल में जाने के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। भाई जी तो बाहर भेजने के लिए कतई राजी नहीं होंगे। दूसरी समस्या आर्थिक थी। गुरुजी को बताया, भाई जी तो एडमिशन के लिए रुपए नहीं देंगे, स्थानीय कॉलेज के लिए भी नहीं। विवाह के प्रकरण को लेकर वो बहुत नाराज थे। अभी तक तो गया प्रसाद खत्री ट्रस्ट से स्कॉलरशिप मिलती थी, उससे काम चल गया, किंतु आगे नहीं चलने का। हाँ, यदि कोई ट्यूशन मिल जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। गुरुजी पढ़ने के लिए मेरी रुचि देख ही चुके थे। कोई बात नहीं, मेरे एक परिचित मारवाड़ी परिवार के हैं। बड़ी ही धार्मिक वृत्ति का परिवार है। उनको अपनी बेटी के लिए कोई लेडी टीचर चाहिए। मैं तुम्हें वहां रखवा दूंगा। मेरी तो समस्या ही हल हो गई, पर भाई जी को कौन समझाए। उन दिनों तो हम सब लोगों को भाई जी पर बहुत गुस्सा आता था। एक एक पैसे के लिए झींकते रहते थे। भाभी को भी घर चलाने के लिए बहुत हुज्जत करनी पड़ती थी। हम लोग सोचते थे मकान का किराया आता है, उनकी अपनी तनख्वाह है। हमारी पढ़ाई पर कोई खर्चा उन्होंने आज तक किया नहीं, फिर वे ऐसा क्यों करते हैं। माँ ने अपनी मृत्यु से कुछ पहले ही अपना सारा जेवर बेचकर और जो कुछ भी जमा पूंजी थी उसे लेकर एक मकान खरीद लिया था कैंटोनमेंट में। हम लोग बिरहाना रोड पर किराए के मकान में ही रहते रहे। वह मकान 200 रुपए किराए पर चढ़ा दिया गया था। भाई जी बैंक में काम करते थे। शाम को भी शायद कहीं कोई काम ले रखा था। उन दिनों सस्ते का जमाना था, इतना सब होने पर भी खिचखिच बनी ही रहती थी। हम सबको लगता था कि जब मकान का किराया वही रखते हैं तब खर्चा तो चलाना ही चाहिए। और फिर बड़े भाई हैं, घर के कर्ता धर्ता हैं। संबंधों की अपेक्षाओं ने हमारी भूख बढ़ा दी थी। हम भूल गए थे कि हर सामर्थ्य की एक सीमा होती है। आज जिंदगी के उतार चढ़ाव देखने के बाद और अनुभवों के आधार पर सोचती हूँ कि भाई जी ने कितना बड़ा लबादा ओढ़ रखा था, जिसमें हम सबको समेट लिया था। उनकी आयु भी कितनी थी जब मौज मजे के उनके दिन थे। जिंदगी का मजा वे ले सकते थे कि अचानक हवा का एक झोंका आया और वही हवा जो सारी धूल को क्षण में उड़ा ले जा सकती थी, उनके जीवन को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा गई। वे चाहते तो पल्ला झाड़कर अलग खड़े हो सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।
बल्कि अपने जीवन की खुशियों को दांव पर लगा दिया। खैर, गुरुजी ने भाई से बात की, उन्हें समझाया कि जहां वे मेरी ट्यूशन लगवा रहे हैं वह परिवार बहुत ही अच्छा है, चौधरी हाउस। वहां भेजने में जरा भी आशंका नहीं करनी चाहिए। 1 घंटा पढ़ाने के लिए वे लोग 30 रुपए देंगे। शाम को 4 से 5 पढ़ाना होगा। घर भी पास ही था, तपेश्वरी जी के मंदिर के पास। इतने सब मंत्र फूकने के बाद और गुरुजी की जिम्मेदारी लेने पर वे मान गए और मेरा ट्यूशन पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ। शाम को कोई ना कोई छोटा भाई मुझे चौधरी हाउस छोड़ जाता। चौधरी हाउस में 2 बेटे थे और 2 बेटियां, सीता और गीता। बड़े बेटे के एक बेटी सुनीता और 2 बेटे थे। छोटे बेटे का एक लड़का था। बड़ी भाभी बहुत अच्छी थी, सास ससुर थे। छोटा बेटा ताऊ जी की गोद गया हुआ था। पूरा परिवार एक ही घर में रहता था, पर अलग अलग हिस्सों में। ताई ताया और गोद आए बेटे की बहू और बेटा, उनकी रसोई अलग थी। मुझे बड़ी बहन सीता को पढ़ाना था। बड़ी भोली सी सुंदर सी लड़की थी। मैं ठीक समय पर पहुंचती, पढ़ाती और लौट आती। कभी कभी भाई लोग मिल जाते, पूछते बहन जी कैसी हैं, ठीक है ना। कभी भाभियां इधर उधर की बात करने के लिए घड़ी 2 घड़ी रोक लेती। घंटे की जगह 1.25 घंटा हो जाता। सीता को पढ़ाते पढ़ाते गीता की ट्यूशन भी शुरू हो गई। 30 रुपए से 60 रुपए हो गए। अब तो पढ़ाई का खर्च, किताबों का खर्च आसानी से निकल जाएगा। पहली बार ट्यूशन के 60 रुपए मिले तो लगा कि आकाश मुट्ठी में आ गया। जाकर तपेश्वरी जी के दर्शन किए। वहां जाकर मुझे सदैव लगता था कि माँ की गोद में सिर रखकर आ रही हूँ और वे धीरे धीरे मेरा सिर सहला रही हैं। गीता को पढ़ाते पढ़ाते 2 साल निकल गए। फिर परिवार के एक और बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। उसका नाम था मोहन। चौधरी परिवार में विद्या को, शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया जाता था। मोहन के पिताजी ने स्वयं MA तक शिक्षा प्राप्त की थी। बड़ा सुसंस्कृत परिवार था। मोहन की माँ का नाम मैना था। मैं उन्हें मैना भाभी कहती थी। मैना की भांति ही चहकती रहती थी। रंग तो उनका सांवला था, किंतु आंखें बड़ी बड़ी सीपी सी। पलक झपकाएं तो लगे बड़े बड़े मोतियों की आभा उन कटोरे जैसी आंखों में बंद हो गई हो। बड़ी हंसमुख, हाथ मटका मटका कर बातें करती थीं। बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए। धीरे से मैना भाभी ने ही विनती की थी कि मैं उनके बेटे मोहन को विद्यारंभ कराऊं। सो मोहन की भी पढ़ाई शुरू हो गई। 3 नन्हे मुन्नों की, जिनकी उम्र 14, 15 और 5 वर्ष की थी। उनकी एक गुरु बन गई 20 साल की युवती। किंतु अनुशासन सख्त था। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, बातों के समय बातें। मैं केवल पढ़ाई के लिए नहीं थी, बल्कि मुझे ये भी देखना पड़ता था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी मेरी मदद ली जाती थी। यहाँ तक कि सीता की 16 साल की उम्र में जब शादी हुई, तब उसकी गुरु यानी मैं ही उसे समझाने बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त मार्गदर्शक समझी गई। सीता गीता की शादी हो गई। मोहन भी बड़ा हो रहा था। पढ़ाई लिखाई की आधारशिला अच्छी पड़ गई थी। आज वह डॉक्टर है। मैना भाभी बड़ी ही मजेदार थी। कहने लगी, बहन जी अब आप मुझे भी पढ़ाएं। मिर्जापुर में उनका बचपन गुजरा था। पता नहीं क्यों उनको देखते ही कजरी 12 मासा गाती हुई भीगी भीगी फुहार में झूला झूलती नटखट बच्चियों की याद हो आती थी। बड़ी चटखारे लेकर वे अपने बचपन की बातें सुनाती थीं। कैसे एक बार जब वह 14 साल की थीं, तब उनको देखने के लिए कानपुर से उनके ससुर सास और 2-3 और लोग आए।
मैना भाभी पढ़ी लिखी कम थी, किंतु रामायण वगैरह पढ़ लेती थी। उन दिनों मारवाड़ी परिवारों में लड़कियों को अधिक पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। कौन उन्हें दफ्तर जाना है या नौकरी करनी है, घर गृहस्थी ही तो देखनी है। रामायण महाभारत पढ़ ली, चिट्ठी पत्री बाँच ली, बस बहुत हो गया। मैना भाभी के नाक नक्श तीखे थे, दिखने में सुंदर लगती, पर रंग समलाया सा, शरीर गदराया हुआ। होने वाले ससुर जी ने पूछा, बेटी रामायण पढ़ लेती हो? हाँ, मैना भाभी ने बड़ी शाइस्तगी से सिर हिला दिया। ससुर जी ने ना तो रामायण की चौपाइयां सुनाने को कहा और ना कुछ पूछा, बस यही जिज्ञासा की, बेटी रामायण में तुम्हें सबसे अच्छा कांड कौन सा लगता है? लंका कांड। बेसाख्ता मैना भाभी के मुंह से निकला। माँ ने सिर पीट लिया। लड़की की बुद्धि को क्या कहती। बाद में बोली, तुझे इतना समझाया था फिर भी अकल नहीं आई। सबने सोचा अब तो इस जगह ब्याह नहीं हो सकता। इतना अच्छा घर परिवार था, पढ़ा लिखा लड़का, और यहाँ लड़की ना ज्यादा पढ़ी सांवली भी, किंतु विधि का विधान। शादी वहीं हुई। मेरी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी। बालिका विद्यालय केवल इंटर तक था। बीए में एडमिशन के लिए फिर भाई जी से आज्ञा लेनी थी। कानपुर में 2 ही कॉलेज थे, दोनों में ही को एजुकेशन थी, डीएवी कॉलेज और क्राइस्ट चर्च कॉलेज। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या कम थी। भाई जी किसी तरह भी को एजुकेशन में भेजने को तैयार नहीं थे। बीएनएसडी कॉलेज के प्रिंसिपल हीरालाल खन्ना हमारे रिश्तेदार भी थे। उनसे सलाह ली गई। बहुत मुश्किलों से भाई जी को राजी करा पाई कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ। एक संकुचित वातावरण से निकलकर आकाश को छूने का प्रयत्न एक लंबी ऊंची छलांग ही तो है। क्राइस्ट चर्च कॉलेज कंपाउंड में जब पहली दिन घुसी तो देखा लड़कों का हुजूम। एक साथ इतने लड़के एक जगह देखना उस लड़की के लिए जिसने भाइयों के सिवाय कभी किसी से बात ना की हो, बहुत ही नर्वस करने वाली बात थी। मैं तो इतनी नर्वस हुई कि मेरी सैंडल की एड़ी ही टूट गई। किसी तरह कॉमन रूम तक पहुंची। फाटक से कॉमन रूम की दूरी तक ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आंखें मेरे ही ऊपर टंगी हैं। कहाँ ये आलम था कि कभी अकेले होटल या रेस्टोरेंट में गई नहीं, और कहाँ बिच्छुओं की तरह डंक मारती इतनी नजरें। बीए में मेरे विषय थे इंग्लिश, हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र। उन दिनों शायद ऑनर्स नहीं होता था, होता भी हो तो मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। ये पता था कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स लेकर बीए करते हैं। भविष्य की कोई रूपरेखा सामने थी नहीं कि क्या करना है, और ना कोई सलाह देने वाला ही था। बस डिग्री के सहारे संसार सागर में छलांग लगाना चाहती थी। पूरे कॉलेज में हम 5-6 लड़कियां ही थी। एमए में तो केवल एक ही लड़की वायला थी। मेरे साथ एक मुस्लिम लड़की कमर वहीद थी। कॉलेज के गेट तक काले बुर्के में आती, गेट तक आते आते बुर्का उलट जाता और कॉमन रूम तक पहुंचते बुर्का खूंटी पर टंग जाता। कॉमन रूम के दरवाजे पर चिक पड़ी होती थी जिससे हम बाहर देख सकते थे। बाहर की नजर अंदर नहीं आ सकती थी। कॉलेज गेट से सीधे हम कॉमन रूम में आते, जो एक छोटा सा लंबोतरा कमरा था। पीरियड शुरू होने का घंटा बजता तो हम सब अपने अपने पीरियड के अनुसार क्लास में घुस जाते और खत्म होने पर सीधे कॉमन रूम में। क्लास में हमारी सीट और जगहों की तरह साइड में नहीं होती थी, सामने ही होती थी। इसलिए पीछे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता था। वैसे भी कॉलेज के प्रिंसिपल स्लेटर साहब बहुत सख्त आदमी थे। उनका डिसिप्लिन गजब का था। मजाल कोई अश्लील मजाक या फूहड़पन कर जाए।
मेरी सबसे अच्छी सहेली रूबी थी, क्रिश्चियन थी। कॉलेज में पढ़कर भी कॉलेज की शैतानियां हम लोगों को छू भर भी नहीं पाई थी। मैं तो अपने बारे में जानती हूँ, पूरा कॉलेज भी घूम कर नहीं देखा। बस क्लासरूम और कॉमन रूम में सारी दुनिया सिमटी रही। फिर भी लड़के तो लड़के ही होते हैं। उस दिन क्लास में पहुंची तो बोर्ड में लिखी थी कविता की ऐसी लाइनें जिन्हें पढ़ते ही पता लग जाए कि मेरे ही बारे में लिखी गई है। सब शरारत उस लड़के की थी जिसे मामा जी कहते थे। शायद बिहार का रहने वाला था। खैर, हमने अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन कॉलेज पहुंची तो जनाब कॉरिडोर में टकरा गए। थोड़ी देर में बाहर कुछ शोर मचा। चिक के अंदर से झांक कर देखा तो वही शरारती लड़का रुमाल हिला हिला कर कह रहा था, मुझे तो ये खन्ना जी ने दिया है। मैं तो घबरा गई, पर मेरे साथ पुष्पा मित्रा भी खड़ी थी। पुष्पा मेरे साथ बालिका विद्यालय में भी थी। 1 वर्ष फेल हो गई थी, इसलिए उसका एडमिशन क्राइस्ट चर्च में बाद में हुआ। पुष्पा ने चिक से बाहर निकलकर कहा, तुम्हें खन्ना जी बुला रही हैं। वह बड़ी खुशी खुशी कॉमन रूम के बरामदे में आया। फिर तो पुष्पा ने उसे खूब झाड़ पिलाई। वह बेचारा बार बार सॉरी कहने लगा। मैं चिक के पीछे खड़ी यह सब तमाशा देखती रही।